माननीय अजय राय, जो कि वोट चोरी का स्वयं भी वाराणसी में शिकार रहे, वह भी उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश वाराणसी से कल सुबेरे 7 बजे सासाराम के लिए प्रस्थान करेगा। और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले से लगभग 50 गाड़ियों का बंदोबस्त हुआ है। नगर अध्यक्ष ने भी लगभग इसी। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। राहुल गांधी बिहार दौरा पे आ रहे हैं और राहुल गांधी जी का जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है वो 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक चलेगा। और यह माने लगाई जा रही है कि वोटरों को क्या लुभाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है या नीतीश कुमार की जो सरकार को हटाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद शर्मा जी हैं और हम बात करेंगे कि जो आज की राजनीति में जिस तरह से तेजी आई है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है, एक एक कलई मोदी जी की खुल गई है, जिस तरह से चुनाव आयोग पे एटम बम फोड़ा है, उसी पे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि कल सासाराम से राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा एक यात्रा निकल रहा है। उस यात्रा को कैसे देखते हैं सर? देखिए, आप वोटरों को जागरूक करने के लिए ये राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो वोटर अपने वोट से वंचित हो गए, एक वोट का जो अधिकार था उससे वंचित हो गए, उसको हर जन जन तक पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए राहुल गांधी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। और 17 से लेकर 1 सितंबर तक की ये यात्रा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय, जो कि वोट चोरी का स्वयं भी वाराणसी में शिकार रहे, वह भी उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश वाराणसी से कल सुबेरे 7 बजे सासाराम के लिए प्रस्थान करेगा। और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले से लगभग 50 गाड़ियों का बंदोबस्त हुआ है। नगर अध्यक्ष ने भी लगभग इसी गिनती में उसने भी मैनेज कर रखा है। हम सब लोग एक काफिले के साथ अजय राय जी के साथ सासाराम कल पहुंचेंगे और उनकी यात्रा को मंगल कामना के साथ हरी झंडी दिखाने में हम सब शामिल होंगे। लगता है कि बिहार का चुनाव इतना कठिन होता जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, कोई कठिन नहीं है। जब वोटर जो चोरी हुई है, जो वोटर लिस्ट जिसपे अभी आपने देखा होगा जो SIR इन लोगों ने किया, उसमें एक ही एड्रेस पर 2,92,048 वोटर हैं, एक ही 00 के एड्रेस पर। और ऐसे में तमाम तरीके की जो राहुल गांधी जी ने आंध्रा में जो कहा मॉडल निकाल के दिखाया, पूरा चिट्ठा दिखाया, वही मॉडल उन्होंने बताया। यानी कि इसी तरीके से पूरे देश में हुआ। यानी आज का प्रधानमंत्री, देश का, भारत का प्रधानमंत्री, वो फर्जी है, अवैध है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई टफ है। अगर इस ढंग से हो रहा था 19 से, आप चले जाइए 24 का जो चुनाव हुआ है उसके अंदर अगर इस ढंग से हो रहा था, तो कैसे मान ले कि हम कमजोर थे या क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी कमजोर थे या नीतीश जी। देखिए, आज लड़ाई हमारी जो है सत्य का जो चेहरा उजागर करने की है। और निश्चित तौर पे NDA गठबंधन बिहार के अंदर तब भी मजबूत था और आज भी मजबूत रहेगा। और राहुल जी के आने से निश्चित तौर में वोटरों के अंदर जो जागरूकता आएगी, जो उनको धैर्य और पराक्रम का वो परिचय देंगे, निश्चित तौर पे ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। चुनाव आयोग और जो सरकार है, वर्तमान सरकार है,
उसका जो चोली दामन का जो रिश्ता रहा है, कैसा रहा है? भाई आप तो देख ही रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था कि चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में नेता पक्ष, नेता विपक्ष और एक सीजेआईजी होंगे, मगर आपने क्या किया, उसे रातों रात उस फैसले को पलट लिया अध्यादेश ले आकर के, और सीजेआई के जगह अपना एक कैबिनेट मंत्री बना लिया। अब तीन में से दो वोट तो आप ही के साथ हैं, तो निश्चित हो गया कि क्या कहते हैं, चुनाव आयुक्त आप ही का होगा। आखिर इनको ये करने, जब आप हर जगह जीत ही रहे हो, जब आपके पास कितने ज्यादा 10 करोड़ सदस्य ही हैं, जब आप हर जगह आपकी जो है इतना कार्य किया है कि जनता सराह रही है आपको, तो उस जगह पर ही जनता को सजग हो जाना चाहिए कि सीजीआई को उन्होंने हटाया क्यों। तो ये तो निश्चित है, जब आपने तय किया है चुनाव आयुक्त को, तो निश्चित तौर पर चोली दामन क्या, आपका गुलाम बन करके वो है। या चोली दामन का साथ की बात मत करिए, वो आपकी गुलामी कर रहा है, आप जैसा चाह रहे हो वो वैसा कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात न मानने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए, तो उसने मना कर दिया। इतना दुस्साहस बिना सत्ता के, मुखिया के समर्थन के कोई नहीं कर सकता। तो हाँ, तो इसके मतलब ये हुआ कि आपने 24 का चुनाव जिस ढंग से प्रभावित किया, आगामी बिहार के चुनाव में अब आप नहीं कर पाएंगे। आपका नकाब नोच दिया गया है, आपका जितनी भी कुकृतियां कुकर्म है वो सब जनता के सामने पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री लाल किले से कल एक आवाज निकाले आरएसएस को लेकर के कि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इस संगठन को, और अगले मंथ वो समय पूरा हो जाएगा, और रिटायरमेंटी के कगार पे भी नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बन बैठे हैं, उनको कैसे देखते हैं? ये 100 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस की याद आई, ऐसा क्यों? देखिए, आरएसएस को मीडिया ने इतना महत्व दे दिया विगत 10 सालों में, जबकि आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक पाठशाला के रूप में खड़ा करता है। मगर अगर इसका 1925 से अगर आप इसका इतिहास देखेंगे, तो टू नेशन थ्योरी सावरकर ने जब खड़ा किया था, तब से लेकर के और जो अभी आपने लेटेस्ट जो बरा को तोड़ा गया, तब तक लगातार अगर आप ध्यान देंगे तो आरएसएस के चेहरे को पहचान लेंगे। शुरू से हिंदू और मुसलमान के नाम पर आज़ादी के समय से इन्होंने हिंदू और टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान के आधार पर जो कहा था, वो आज भी उस पैटर्न को जीवित करके हिंदुओं को गुलिया कर एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। जबकि गांधी जी ने समरसता सद्भाव के आधार पर, और गांधी जी ने नेहरू जी से कहा था कि हमने सबको जो है, सारी जाति धर्म के लोग हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम में थे, हमने उन लोग को वादा किया था कि सबको जो है अधिकार मिलेगा। और अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी गए थे, और क्या कहते हैं, ये भी गए थे, गांधी जी भी गए थे, तो वहां पे उसके बाद साइमन कमीशन आया था, लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी ने और अंबेडकर जी को समझा करके साइमन गो बैक का नारा लगवा करके अंबेडकर जी को अपने साथ लिया था। और इसी वजह से अंबेडकर जी को, जितना वो लर्नेड थे, पढ़े लिखे थे, उनसे संविधान का निर्माण कराया, जिसके अंदर सभी जाति धर्म के साथ और सभी व्यक्ति को, अंतिम पौधा उनके व्यक्ति को भी उनके उत्थान के लिए उस संविधान के अंदर अधिकार दिया गया। तो वह लड़ाई जो हमारी थी, जिस ढंग से हम लोग लड़े थे, उसको आज़ादी के बाद भी इनका जो है ये मुखबिरी दलाली करते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने आज भी उस एकता और अखंडता को, भारत को
राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद नहीं है, इनका हिंदूवाद का जो को राष्ट्रवाद में घालमेल करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज आपने जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध में देख लिया कि भारत की क्या स्थिति थी, और एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार कई झूठ बोल रहे हैं, और यहां तक कि हमारे सैन्य अधिकारियों से भी झूठ बुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर ऐसा ये गलत काम करते हैं, उसकी सार्थकता, जैसे अब जब चुनाव जीत गए तो वो गोदी मीडिया खड़ी हो गई, अरे भाई वो पुलवामा वाला जो किया था ना हमला, उसके वजह से जनता ने दे दिया, पहला वोट जो है जनता ने इनको दे दिया। इस ढंग की सार्थकता साबित की जा रही थी, वोटर लिस्ट और ईवीएम मशीन को गलत साबित किया जा रहा था, तो जनता भ्रमित हो जाती थी। जानते हैं ना, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो अब चूंकि सत्ता में है, अच्छा ये भय का वातावरण जो इनके जो आजकल जो चल पड़ा है, करनी सेना, हिंदू महासभा, बजरंग दल, इन सब जो है यदा कदा जो बीच बात में जो है अपने गुंडाई करती रहती है, तो जनता भी थोड़ा आम जनता तो डरेगी। मान लीजिए नेता नहीं डर रहा है, नेता लाठी खा रहा है, लेकिन जनता तो कुछ समय के लिए डर जाती है, इस वजह से वो मौन हो जाती है। तो ऐसा जीते हैं। अब देख लीजिए, जब सब सारा भेद खुल रहा है तो सामने आ रहा है, अब जनता भी बोलना शुरू कर दी है। जब आपकी सरकार थी तो आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगाया? देखिए, जब देश आजाद हुआ था, आरएसएस पे नेहरू जी ने पटेल जी ने बैन लगा दिया था, और ये प्रूफ भी हो गया था। इन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयाँ, हम आपकी बातें कर रहे हैं कि आपकी पार्टी, हम वही बताने, हम नेहरू जी हमारे ही कांग्रेसीय थे, है ना। तो हम लोगों ने बैन लगाया था, लेकिन आज़ादी के बाद, जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, तब नेहरू जी की ये सोच थी कि अब जेल के अंदर जब हमारा गणतंत्र हो गया है, हमारा संविधान, तो अब जो जेल के अंदर जितने भी लोग हैं सबको छोड़ दो। आप देख लीजिएगा, पटेल जी ने सबको छोड़ा जेलों से, मगर संघ को नहीं छोड़ा था, क्योंकि इन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। और पटेल से नेहरू जी ने पूछा था कि यार जब सबको छोड़ दिया तो इनको क्यों नहीं छोड़ा? कौन पूछा? नेहरू जी ने पूछा था पटेल जी से कि जब सबको छोड़ दिया तो इनको क्यों नहीं? तो उनका सीधे कहा था, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये गांधी की नहीं, एक विचारधारा के हत्यारे हैं। और नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, जब देश आज़ादी मना रहा है तो इनको भी छोड़ दो, इनको भी आज़ादी मनाने का अधिकार होना चाहिए। तो पटेल जी ने छोड़ा था। यानी हम, नेहरू जी ने इनके लिए समरसता, सद्भाव का संदेश दिया, मगर ये नहीं सुधरे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये जैसे थे, ये इसीलिए कहा गया वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। भगत सिंह जी के बहन की किताब है वीरेंद्र सिंधु जी की, उसमें लिखा है उन्होंने अपने भाई भगत सिंह के लिए कि उन्होंने कहा था उनसे, उनकी किताब पढ़िए कि बहन, हम गोरे अंग्रेजों को तो लड़के खदेड़ देंगे, लेकिन ये जो पैदा हो गए हैं काले अंग्रेज, इनसे लड़ना देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। और वो बात आज सच हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी राकेश चंद शर्मा जी से, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।